हेलो फ्रेंड्स, ये रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आज का हमारा टॉपिक है। रिफ्रैक्शन वाले पार्ट का ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, इन बेसिक चीजों को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा नया है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, जरा ध्यान से इसको टैकल करना है, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो अभी हम लोग जो रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाना पड़ेगा। ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, जिसका थिकनेस क्या है, इसका थिकनेस है टी, ठीक है, ये टी थिकनेस का रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इसके ऊपर वाला जो मीडियम है ये है हमारा एयर, क्योंकि ये ग्लास है, और नीचे फिर इधर वापस से क्या होगा, एयर होगा। दैट मीन्स कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे एयर जो है ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और फिर ये क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से हो रहा है कि लाइट रे पहले रेयर से डेंसर में और फिर डेंसर से रेयर में वापस आएगा। तो क्या होता है इन सिचुएशंस में, सपोज ये हमारा कोई लाइट रे जो फॉल किया कहां पे, इस इंटरफेस पे जहां पे नीचे ग्लास है और ऊपर एयर है। तो लाइट रे जो है हमारा वो क्या है, ओब्वियसली चूंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल कुछ इस तरह से बेंड करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल कुछ इस तरह से बेंड करेगा। अभी यहां पे क्या है कि फिर से एक बार रिफ्रैक्शन का नौबत आके खड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम फिर से बदल रहा है। इस बार ये एयर से ग्लास में इंटर किया था, अब की बार फिर से ये ग्लास से एयर में जा रहा है, तो चीजें फिर से बदलेंगी। तो क्या होगा, तो इस बार चूंकि डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा है, तो लाइट रे फिर से क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। तो यदि हम लोग, ये हमारा एक्चुअल पाथ है, हमारा लाइट रे का जो इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ है, जो यदि ये बीच में एयर ये ग्लास हमारा न रहा था तो ये इस पाथ से होते हुए आता। हम लोग यदि इस इंसिडेंट रे के पाथ को आगे की ओर बढ़ाएं तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये चूंकि ये इस रे को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बाहर आया है इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये इंसिडेंट का ओरिजिनल पाथ है, बीच में यदि ग्लास ना होता तो ये इधर क्यों चला जाता, जबकि ये इमर्जेंट है। तो यहाँ पे देखने से मिले, बारीकी से देखे तो क्या पता चलेगा कि ये दोनों का दोनों क्या है, पैरेलल है। दैट मीन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होने पे इंसिडेंट रे क्या होता है, तो इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाता है। और एक चीज क्या कि यहाँ पे इसको विजली हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इसको हम लोग आई से डिनोट करने वाला है। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहां से एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा जिसको हम लोग आई डैश से डिनोट करेंगे, और फिर यहाँ पे एक एंगल और बनेगा जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में दो चीजें देखने को मिलती है। क्या, एक तो हमारा ये इंसिडेंट रे, एक तो हमारा क्या होता है कि ये इंसिडेंट रे ये पैरेलल हो जाता है किसके, तो इस इमर्जेंट रे के, पैरेलल मिलता है। और दूसरी बात क्या कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई
ये एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस भी उतना ही होता है। ठीक है, ये दो बातें यहाँ पे देखने को मिलती है, एक इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है। अभी यहाँ पे जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों पैरेलल है, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर, इन दोनों पैरेलल रेज के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट? लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन चीजों पर डिपेंड करता है? ऑन विच फैक्टर्स द लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन? व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द लैटरल डिस्प्लेसमेंट? इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस पे? ये डिपेंड करता है इस थिकनेस टी पे। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटरल डिस्प्लेसमेंट आर, कि ये किस पे डिपेंड करता है? तो थिकनेस टी पे। वो डिपेंड करता है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है किस पे? तो ये जो ग्लास लिए हैं इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अभी फिलहाल आप लोग इस टर्म को ध्यान में रखें, मैंने यहाँ पे यूज किया है इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। यदि आप लोगों ने इससे पहले ये टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है तो अच्छी बात है, यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ते हुए ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। तो ये रिफ्रैक्शन तो ग्लास स्लैब में कौन सी बातें याद करने लायक रही हमारा? तो कि इसमें इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, इमर्जेंट रे क्या है, ये सारे एंगल्स के बारे में। और फिर हम लोगों को क्या पता चला, एक नया टर्म सीखने को मिला, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन तीन चीजों पर ये डिपेंड करता है।